ओके हेलो दोस्तों। हम डिस्कस कर रहे हैं अपने सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ध्यान से समझना, कंसेप्ट में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रहा हूं। तो अब क्वेश्चंस के थ्रू जो नई नई बातें बन सकती हैं, जो आप चीजें सीखोगे, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखेंगे ध्यान से सवाल नंबर 21। पहले क्या किया करो कि पहले तो सीधे होकर बैठा करो, तुम लेटे मत रहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और कॉपी पेन लेके खुद से सॉल्व करने की कोशिश क्या करो क्वेश्चन को, फिर उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखा करो। ठीक है, तो थोड़ा एनर्जीफुल रहें, जोश के साथ रहें। जो शुरू से लेके आखिर तक बना रहेगा पूरे सिलेबस में, उसी का सिलेक्शन होगा। जिसका दम बीच में टूट जाएगा उसका एग्जाम भी बीच में छूट जाएगा। चलो देखेंगे। A certain sum of money is given at a certain rate of interest for 8 years. ठीक है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 10.5% मोर, यदि जो तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है यदि 10.5% ज्यादा होता, देन एक रुपीज 2100 मोर इंटरेस्ट विल गेट, तो 2100 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता। तो बताइए प्रिंसिपल क्या है। तो बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी नहीं। सपोज ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपका 100% ही होता है, प्रिंसिपल आपका 100% ही होता है। अब आपने किसी साधारण ब्याज की दर से 8 साल के लिए पैसा दिया। ठीक है, एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर दी जाती है। यदि ब्याज दर को 10.5% अधिक कर दिया जाए तो 2100 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होगा। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को 10.5% बढ़ा दूं तो एक साल में 10.5% ज्यादा ब्याज मिलेगा, लेकिन 8 साल में कितना ज्यादा ब्याज मिलेगा? तो 8 साल में एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा 8 इंटू 10.5%, जो कि होता है आपका 84%। 84, तो 84% हो गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज फॉर 8 ईयर कितना? 84% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। और रुपीज में एक्स्ट्रा कितना मिलना है आपको? 2100 रुपए। 84% की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 2100 रुपए के बराबर। 21 से डिवाइड कर दूं तो 4, और ये हो गया 100। तो 4% की वैल्यू 100 के बराबर। पूछा है मूलधन, प्रिंसिपल पूछा है, तो 100% की वैल्यू पूछी है, तो दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 चौका 100% की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 100% की वैल्यू बराबर आ गई 2500 रुपए के, यानी कि सी ऑप्शन। 100% की वैल्यू 2500 रुपए के बराबर आ गई, जो कि आपका सी ऑप्शन है। यहां तक तो इस सवाल में तो कुछ डाउट होगा ही नहीं, आसान सा था। नेक्स्ट देखेंगे हम सवाल नंबर 22। एंड सवाल नंबर 22 बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, और आप ये वन ऑफ द रिपीटेड मॉडल्स में से सिंपल इंटरेस्ट के ये भी। ठीक है, ध्यान से समझना है। रुपीज 3200 बिकम्स 5312 एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 6 ईयर्स। अच्छा, कहना ये चाह रहा है कि 3200 रुपए जो हैं, 3200 रुपए जो हैं 6 साल में, 3200 रुपए जो हैं 6 साल में किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 6 साल में किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने हो जाते हैं? 5312। 5312 यस, 5312 रुपीज बन जाते हैं। 5312 रुपीज बन जाते हैं। 3200 रुपए जो हैं किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 6 साल में 5312 रुपए बन जाते हैं। बोला है इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 7.5% मोर, यदि ब्याज दर को 7.5% अधिक कर दिया जाए, यानी कि ब्याज की दर जो है, ब्याज की दर जो है तुम्हारी 8% ना होके 7.5% ज्यादा हो, यानी कि ये हो R प्लस 7.5%। तो मुझे बताइए कि फिर 6 साल में 3200 रुपए कितने बन जाएंगे? सेम टाइम पीरियड 6 साल में 3200 रुपए कितने बन जाएंगे, ये पूछा है आपसे। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं इन सवालों में। जैसे 3200 रुपए से 5312 रुपए हो रहा है 6 साल में, तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा निकाल लेंगे, फिर वहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप 7.5 जोड़ोगे, फिर वापस से 3200 रुपए निकालोगे, 6 साल का इंटरेस्ट फिर से जोड़ोगे, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। गौर से देखो, 3200 रुपए पर 6 साल के लिए जो तुम्हारा रेट है वो R%, और अमाउंट कितना हो जाता है? 5312। कितना हो जाता है? 5312। अभी भी 3200 रुपए पर 6 साल के लिए आपने दिया है, रेट जो है तुम्हारा लेकिन इस बार 7.5% ज्यादा है, R प्लस 7.5%, तो R% तो है ही ना अब भी। तो इस R% की वजह से 6 साल में 5312 रुपया तो मिलना ही मिलना है।
5312 तो मिलने ही मिलने, प्लस दिमाग लगाइए, चूंकि मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 7.5% ज्यादा कर दिया, चूंकि मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया 7.5% बढ़ा दिया, तो एक साल में आपको 7.5% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा मूलधन का। मूलधन का 7.5% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा एक साल में। तो 6 साल में कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, फिर 6 साल में मिलेगा 45%। एक साल में 7.5, तो 6 साल में कितना 45%। तो कुल मिलाकर आपको 3200 का 45% ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इतना सिंपल इंटरेस्ट आपको और मिलेगा भाई। इस R% की वजह से 6 साल में 5312 जो अमाउंट हो रहा है वो तो होना ही होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, चूंकि आपने 7.5% ब्याज बढ़ा दिया पर ईयर, तो 6 साल में 45% आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो 3200 का 45% यानी कि ये 5312 प्लस 32 इंटू 45 कितना हो जाएगा भाई, ये आपका 1440। क्लियर है? तो ऐड कर देंगे 2 4 1 5 3 4 7 5 1 6 6752 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा सिंपल और बार बार पेपर्स में आने वाले क्वेश्चंस में से एक है। समझ सकते हो आप बात को? क्लियर है? कोई डाउट? चले नेक्स्ट। अब एक सवाल और है, ऐसा एक सवाल और है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके मैंने बनाया, थोड़ा सा ट्रिकी है, गौर से समझना। ₹8800 becomes ₹12,000 at a certain rate of interest in 4 years। 8800 रुपए जो हैं तुम्हारे कितने साल में? 4 साल में। 8800 रुपए जो 4 साल में कितने बन जाते हैं? 12,000 रुपए बन जाते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? अब पूछा है इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 3% मोर, यदि ब्याज की दर जो है 3% बढ़ा दी जाए तो बताइए 7 साल के एंड में अमाउंट कितना होगा? 7 साल के एंड में अमाउंट कितना होगा? टाइम पीरियड देखो चेंज कर दिया, 7 साल टाइम पीरियड जो है, ये पूछा कि फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। 7 ईयर्स के एंड में अमाउंट कितना होगा ये पूछा, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन गया। तो 8800 रुपए 4 साल में हो जाते हैं 12,000 रुपए। तो सबसे पहले ये निकालो कि 8800 रुपए इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, इसी रेट ऑफ 8800 रुपए किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट R से 4 साल में 12,000 रुपए हो जाते। तो सबसे पहले यही कैलकुलेट करो कि 8800 रुपए इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 7 साल में कितना बनेंगे, 7 ईयर में। चलो मुझे ये बताओ, कोई डाउट है इसमें? तो 8800 रुपए फिर 7 साल में कितना बनेंगे, 7 ईयर्स में कितना बनेंगे, इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना बनेंगे, यही तो पूछा है। अरे कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? चलो अब मुझे बताओ कि 8800 रुपए कितने हो जाते हैं, 12,000 रुपए हो जाते हैं, तो कितना ब्याज मिला? ब्याज मिला है फिर तुम्हें 3200 रुपए ब्याज मिला है तुमको कितने साल में? 4 साल में। तो एक साल में कितना ब्याज मिला है फिर तुम्हें? 800 रुपए। एक साल में कितना ब्याज मिला है फिर तुम्हें? 800 रुपए। अगर एक साल में 800 रुपए ब्याज मिला है तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 7 साल में कितना ब्याज मिलेगा फिर? 5600। 7 साल में 5600 ब्याज मिलेगा, तो 8800 प्लस 5600 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 0 0 14 का 4 9 5 14 14,400 रुपए। तो यही 8800 रुपए फिर 7 साल में उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या 14,400 रुपए नहीं बन जाएंगे? 14,400 रुपए। बताओ कोई दिक्कत है? कोई भी स्टूडेंट ये बात निकाल सकता था बड़ी आसानी से। गौर से सुनो, मैं ऐसे भी कर सकता था कि 8800 रुपए 4 साल में 12,000 रुपए हो जाते हैं, यानी कि 4 साल में 3200 रुपए ब्याज मिला, तो एक साल में कितना मिला? 800 रुपए। तो 4 साल में हो रहे हैं 1200, 4 साल में हो रहे हैं 12,000, 4 साल में हो रहे हैं 12,000। हमको पूछा 7 साल में कितना होंगे, तो 3 साल ब्याज और एक्स्ट्रा मिलेगा भाई। 3 साल का ब्याज, 4 से 7 3 साल का और एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, तो 3 साल में 2400 रुपए और एक्स्ट्रा बढ़ जाने चाहिए। 2400 रुपए और एक्स्ट्रा बढ़ जाने चाहिए, तो 12,000 प्लस 2400 कितना हो गया? 14,400 रुपए हो जाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? तो यही 8800 रुपए फिर आपके 7 साल में इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 14,400 रुपए हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन और एक्स्ट्रा ऐड कर दी थोड़ा, ये कि इफ इंटरेस्ट वुड बी 3% मोर, रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 3% ज्यादा होता तब ये अमाउंट कितना होता, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अब R ना होके R+3% होता, तब आपका अमाउंट कितना होता? ये
मुझे बताओ इस R% की वजह से 14,400 रुपए तो अमाउंट होना ही होना, लेकिन आपको एक साल में 3% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% बढ़ा दिया। एक साल में 3% एक्स्ट्रा मिलेगा तो 7 साल में 21% एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं, 21%। तो 8800 का 21% यानी कितना होता है 88 इंटू 21, इतना ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। 88 का 21, 88 का 21% जो है आपको ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 8800 का 21% क्या होता है 88 इंटू 21, इतना आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, दोनों को ऐड कर लीजिए। देखिए 8 एकम 8, यहां से यूनिट डिजिट आपकी 8 आएगी, 8 प्लस 0 यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए आंसर का। एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 8 है, सी ऑप्शन में, यही करेक्ट आंसर हो सकता है। बात खत्म, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? तो आंसर क्या आ गया 16248 रुपीज। क्लियर है? सभी को बात समझ में आई? तो बहुत ही ज्यादा सिंपल आसान सा सवाल था, कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले आपको थोड़ी कलाकारी करनी पड़ेगी। 4 साल में दे रखा है अमाउंट तो 7 साल में निकालना पड़ेगा। फिर सिंपल इंटरेस्ट 3% बढ़ा है पर एनम, तो 7 साल में 21% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 88 गुणा 21 ब्याज एक्स्ट्रा मिला, उसमें ऐड कर दिया, आ गया आंसर। क्लियर है? सभी को बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है भाई ये आपका 24, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी इसी टाइप का सवाल है, आपको ध्यान से समझना है, थोड़ा सा चेंज है। ₹1120 बिकम 1792 एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 8 ईयर्स। तो देखो गौर से सुनना, 1120 रुपए जो हैं कितने साल में मेरे भाई, 8 साल में। 1120 रुपए जो है 8 साल में हो जाते हैं कितने, 1792, 1792 रुपीज हो जाते हैं। किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से नहीं पता मुझे, R% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और उसमें इंटरेस्ट भी नहीं हो जाते। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 4% लेस, यदि ब्याज की दर 4% कम होती, फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर। तो 10 वर्ष के एंड में ये अमाउंट कितना होगा, ये पूछा 10 वर्ष के अंत में। क्लियर है? तो सबसे पहले ये निकाल लो कि यही 1120 रुपए की वजह से 10 वर्ष के अंत में, यही 1120 रुपए की वजह से 10 वर्ष के अंत में उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट R पर अमाउंट कितना होगा, सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लो। अच्छा 1120 रुपए से 1792 हो गया, तो मुझे बताओ ब्याज कितना मिला। ब्याज मिला 672 रुपए, ब्याज मिला है 672 रुपए, कितने साल में, 8 साल में। तो एक साल में कितना ब्याज मिला, एक साल में ब्याज मिला 8 मट्टू 64, 8 चौक 32, 84 रुपए। एक साल में ब्याज मिला है 84 रुपए। इतनी बात समझ में आ रही है? एक साल में ब्याज मिला 84 रुपए, 84 रुपीज। तुम 1120 रुपए 8 साल में R% से 1792 रुपए तो होने ही है, 1792 रुपीज तो होने ही है, प्लस ये जो आपके 10 साल, ये जो आपके टोटल 10 साल में निकालना है, तो ये जो आपके 2 साल एक्स्ट्रा, इस 2 साल में आपको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 84 दूनी 168, 168 रुपीज ब्याज आपको और मिल जाएगा। तो प्लस का 168 ये हो गया, प्लस का 168 ये अलग से हो गया। बताइए किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट हो तो समझ में आया कि नहीं? वर्बली आपको सोचना है कि 1120 रुपए 8 साल में किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1792 हो जाते हैं, तो यही 1120 रुपए 10 साल में कितना हो गया निकाल सकते हो। भाई अगर 8 साल में 1792 हो रहा है तो 8 साल में ब्याज कितना मिला, दिस माने दी 672, तो एक साल में कितना ब्याज मिला 84 रुपए। अब 8 साल में तो 1792 हो ही रहा, तो 10 साल में 2 साल जो एक्स्ट्रा ऐड हुए, 2 साल में 168 रुपए ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 1120 रुपए का अमाउंट 10 साल में इतने रुपए हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में एक कलाकारी और कर दी, क्वेश्चन में बोल दे ब्याज की दर को भी 4% कम कर दिया जाए। तो ब्याज की दर लेकिन अब मेरे भाई R% नहीं रखनी, ब्याज की दर जो है 4% कम रखनी, यानी कि R-4% रखनी। तो अब ये अमाउंट कितना होगा, तो R% की वजह से इतना अमाउंट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन एक साल में 4% ब्याज कम मिलेगा, तो टोटल 10 साल में 40% ब्याज कम मिलेगा। तो 1120 का 40% यानी कि 1120 का 0.4, इतना ब्याज आपको कम मिलेगा। कोई डाउट? 1120 का 0.4 यानी कि होगा तुम्हारा 448, 448। क्लियर है? इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो यहां तक सभी को बात समझ में आ रही है? ये आ गया माइनस का 448। क्लियर है? बस आपको इसको सिंप्लीफाई तो करना, तो ये जाएगा 1792 माइनस 0, 14 में 6 8, 380, 380 रुपीज।
क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को। 380 तो इसमें घटा देंगे 2, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 3 गया, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4। क्लियर है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? 448 प्लस माइनस का 448 प्लस का 168, तो 7 में से 3 गया 1412 आ रहा है। आंसर है 1412 नहीं, 8 में से 8 गया 0, ये हो गया 14, 14 में से 6 गया 8, 3 में से 1 गया आपका 2 आएगा, 280 आएगा, 280 आएगा। क्लियर है, तो 2, 9 में से 8 गया 17 में से 2 गया 15, 1512 रुपए। क्लियर है, तो ए ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी को? समझ में है ना, सिंपल सा सवाल। तो इस टाइप से सवाल भी आपके पेपर में बनकर आते रहते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है? तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल्स थे इसलिए मैंने 3-3 सवाल कराए, हर सवाल मैंने थोड़ा थोड़ा चेंज रखा है जिससे कि आप चीजों को समझ पाए, क्लियर कर पाए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर है 25। एंड सवाल नंबर 25 को हल्के में मत लेना, ये एक ऐसा सवाल है जो आपके बड़े बड़े सवाल, जो इस सवाल में जो कंसेप्ट यूज करूंगा वो कंसेप्ट आपके काफी बड़े बड़े सवालों में बीच बीच में यूज होगा, बड़े बड़े सवाल में। तो इस सवाल के कंसेप्ट को आपको डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। अब गौर से समझिए कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। सवाल कहना चाह रहा है, ए मैन डिपॉजिटेड रुपीज 1850 इन ए बैंक। एक आदमी ने किसी बैंक में 1850 रुपए डिपॉजिट किए 7% पर एनम, 7% वार्षिक ब्याज की दर से, और 2150 रुपए डिपॉजिट किए इन अनदर बैंक, दूसरे बैंक में 9% ब्याज की दर से। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द होल सम। तो मुझे बताइए कि पूरे सम के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, या फिर यहां पे एक वर्ड ये भी आ सकता था कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, या फिर ऐसे में पूछ सकता है एग्जामिनर कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ब्याज की प्रभावी दर क्या है, साधारण ब्याज की प्रभावी दर क्या है, ये भी पूछ सकता है। क्लियर है, कोई डाउट है? मतलब दो अलग अलग बैंकों में पैसा इन्वेस्ट किया, एक में 1850 रुपए 7% वार्षिक दर से, दूसरे में 2150 रुपए 9% वार्षिक ब्याज की दर से। पूछा है कि पूरे सम पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये पूछा है। क्लियर है, तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है। क्लियर है, आदमी होता क्या कि एक बैंक में पैसा नहीं लगाता, 10 बैंकों में पैसा लगाता। आजकल आदमी पैसा छुपाता बहुत है, 10 बैंक में पैसा लगाता है, और उसमें हर बैंक अलग अलग इंटरेस्ट देता है। तो फिर फाइनली जब 1 साल के बाद वो कैलकुलेट करता है कि मैंने बैंकों में इतना 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 पैसा लगाया, इस बैंक ने मुझे इतना इतना इतने % ब्याज दिया, ओवरऑल मेरे पास कितना ब्याज मिला है परसेंटेज में, वो होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने किसी बैंक में 300 रुपए लगाया और आपने दूसरे बैंक में 700 रुपए लगाया। 300 रुपए लगाया आपने 5% ब्याज की दर से, और 700 रुपए लगाया आपने 8% ब्याज की दर से। और मैंने पूछा आपसे कि बताओ आपको इफेक्टिव कितना इंटरेस्ट मिला। आपने पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में लगाया 300 रुपए, एसबीआई में इन्वेस्ट किया 700 रुपए, ये दे रहा 5% पर एनम, इधर 8% पर एनम। तो पूछा कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है एक साल में। तो मुझे बताइए कि 300 का 5% ये बेचारा कितना ब्याज देगा, ये आपको 15 रुपए ब्याज देगा एक साल में। 700 का 8% एक साल में कितना ब्याज देगा, 56 रुपए ब्याज देगा। तो दोनों बैंकों ने मिलकर आपको टोटल ब्याज कितना दिया, 71 रुपीस। दोनों बैंक्स ने टोटल मिलाकर आपको ब्याज कितना दिया, 71 रुपए ब्याज दिया। कितना ब्याज दिया, 71 रुपए ब्याज दिया। कोई डाउट है? आपको टोटल 71 रुपए ब्याज मिला, टोटल मनी कितना है, 1000 रुपए। तो मैं ओवरऑल कह सकता हूं कि ओवरऑल आपको 1000 रुपए के अमाउंट पर एक साल में 71 रुपए ब्याज मिला। तो आपको कितने % ब्याज मिला, आपको मिला 7.1%, 7.1%। सो दिस इज द इफेक्टिव रेट, दिस इज द इफेक्टिव रेट। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी को? सिंपल है, बहुत ही आसान सी बात है। क्लियर, चलिए है ना। अब देखिए गौर से, चलिए अब देखिए गौर से, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ये जो भी मैंने एग्जांपल लिया। अब इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। पहले जिसे नॉर्मली स्टूडेंट करेंगे, जिसे थोड़ी सी कम नॉलेज वाले करेंगे, और जिसको स्मार्ट लड़के करेंगे। ठीक है, बेस्ट मेथड सबसे बाद में। चलिए, पहला तरीका क्या हो सकता है कि 1850 रुपए 7% पर एनम पे, तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 1850 का 7%। क्लियर है, प्लस गौर से सुनना,
दूसरे स्टूडेंट क्या करेंगे कि 2150 रुपए लगाए 9% में, तो प्लस इसमें कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा 2150 का 9%, तो ये मिल गया, गुणा करके यहां से आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट। ये टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको दोनों बैंक से मिलाकर एक साल में। ओवरऑल मनी कितना है, ओवरऑल मनी कितना है, ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है वो है आपका कितना 4000, वो आपका 4000, तो ओवरऑल प्रिंसिपल 4000 रुपए पर इतना मिला है गुणा 100%। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तब आंसर आएगा, ऐसे नहीं करना, रद्दी मेथड है, बिल्कुल भी कैलकुलेटिव है और बकवास है। ठीक है, तो हटाइए इसे। फिर दूसरा, जो स्टूडेंट थोड़े से समझदार होते हैं वो लगाएंगे आपका एलिगेशन, और मैं कहता हूं कि एलिगेशन को अवॉइड किया करो। एलिगेशन जब सिंपल फिगर होती है तभी आसान होता है, अदरवाइज टफ ही होता है। एलिगेशन में बहुत सारे लोग सिंपल इंटरेस्ट के सवाल या कंपाउंड इंटरेस्ट के एलिगेशन से कराते हैं, जबकि नहीं कराना चाहिए। एलिगेशन इज वर्स्ट मेथड, नहीं करना। तो एलिगेशन कैसे अप्लाई करोगे? अच्छा, गौर से सुनना। यहां पे एक आदमी ने 2 बैंकों में पैसा डिपॉजिट किया। पहला वाला बैंक दे रहा है उसको 7% पर एनम रेट इंटरेस्ट, और दूसरा दे रहा है उसको 9% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, 7% और 9%। पहला वाला दे रहा है 7%, दूसरा वाला दे रहा है 9% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। मुझे, और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, वो यहां पे आएगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे आएगा। एलिगेशन का कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपके पास 2 माहौल हो, उनको मिला के एक एवरेज माहौल बना दिया जाए, एक एवरेज बना दिया जाए। ठीक है ना? क्लियर है? तो फाइनली जो रेशियो आएगा एलिगेशन लगाने के बाद, वो किस चीज का रेशियो आएगा? अगर आप रेट पे एलिगेशन लगाते हो तो रेट, सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट परसेंट होता है वो हमेशा होता है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर बटे प्रिंसिपल इंटू 100%। यानी कि रेट परसेंट जो है हमेशा प्रिंसिपल को बेस मान के कैलकुलेट किया जाता है। रेट परसेंट जो है वो हमेशा प्रिंसिपल को बेस मान के कैलकुलेट किया जाता है, प्रिंसिपल को बेस मान के, मूलधन को। यानी कि एलिगेशन लगाने के बाद फाइनली जो रेशियो आएगा वो हमेशा आपका प्रिंसिपल का रेशियो आएगा, हमेशा आपके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा। जो रेशियो आएगा वो हमेशा आपके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा। यहां पे इन्वेस्टमेंट कितना है 1850 रुपये, यहां पे इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 2150 रुपये। यहां पे 1850 रुपये, यहां पे इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 2150 रुपये। तो ये जो रेशियो, तो ये एक कंसेप्ट भी है कि आपको याद रखना कि अगर आप रेट पे एलिगेशन लगाओगे तो एक डिफरेंट रेट, एक डिफरेंट रेट, ये क्या आ जाएगा आपका ओवरऑल इफेक्टिव रेट, और ये जो रेशियो आएगा ये हमेशा आपके इन्वेस्टमेंट या आपके प्रिंसिपल का रेशियो आएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, 5 से कितना हो जाएगा 37, ये 37 हो गया, ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 5 से 15 43 हो गया, तो 37 रेशियो 43 आ गया। क्लियर है? अब ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो काफी ज्यादा आसान है ये, गौर से समझना। आप देखिए यहां पे एलिगेशन आपने पढ़ा होगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही, नहीं पढ़ा तो एक बार रिवाइज जरूर कर लेना कि अगर यहां पे इस तरीके का एलिगेशन जब आपको दिखाई दे और आपको ये मिडिल एवरेज वैल्यू निकालनी हो तो कैसे करते कि 9 और 7 का डिफरेंस क्या होता है 2, 9 और 7 का डिफरेंस क्या होता है 2 होता है। 9 और 7 का डिफरेंस आ गया 2%, तो इस 2 को ब्रेक करते हैं 37 रेशियो 43 में, तो 37 प्लस 43 हो गया 80, तो 80 की वैल्यू आ गई 2% के बराबर, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 2/80 यानी कि 1/40, तो 1 की वैल्यू 1/40% के बराबर, तो 43 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई 43 की वैल्यू आ जाएगी इंटू 43/40, तो 43/40 को लिख सकते हैं हम 1 प्लस 3/4 है ना, 1 प्लस 1.075%, 1.075%, तो 43 किसको डिनोट करेगा जो 43 है, ये डिनोट करेगा 1.075% को। आप 37 की वैल्यू भी निकाल सकते थे, डजंट मैटर, मैंने 43 की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई 1.075%। क्या किया मैंने, कुछ ना किया मेरे भाई, मैंने इस 2% को ब्रेक कर दिया 37 रेशियो 43 में। इनके गैप को ब्रेक कर देते हैं हमेशा 37 रेशियो 43 में, तो ब्रेक कर लिया, तो 43 की वैल्यू कितनी आ गई 1.075। ये जो आपकी ओवरऑल इफेक्टिव वैल्यू है ये 7 और 9 के हमेशा बीच में होगी, 7 और 9 के बीच में होगी, तो ये 7 से तो बड़ा होगा 9 से छोटा होगा, 7 से कितना बड़ा होगा 1.075 बड़ा होगा, यानी कि कितना आएगा आंसर 8.075%।
7 से कितना बड़ा होगा? 1.075% बड़ा होगा। तो आंसर कितना आएगा इसका? बी ऑप्शन 8.075%। ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा 8.075%, जो कि बी ऑप्शन है। क्लियर है? तो आप इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा टिपिकल और थोड़ा लंबा सवाल हो जाएगा, इस तरीके से आपको नहीं करना है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को ना? अब देखेंगे नेक्स्ट, यानी कि बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड हम समझने की कोशिश करेंगे और इस मेथड को हम बहुत सारे सवालों में लगाने की कोशिश भी करेंगे। हमेशा मैं बोलता हूं कि आप परसेंटेज को ब्रेक कर लीजिए। हमेशा आप परसेंटेज को क्या कर लीजिए? ब्रेक कर लीजिए। आसान और सुविधा रहती है अगर आप परसेंटेज को ब्रेक कर लोगे। जैसे एक आदमी ने, देखो हमको इफेक्टिव रेट से मतलब है, हमको प्रिंसिपल से मतलब नहीं है। ठीक है, डाटा की जरूरत नहीं इतनी ज्यादा। हमने दो बैंकों में पैसा लगाया, एक में लगा 1850, एक में लगा 2150। तो अगर मैं रेशियो लूं, इस एक बैंक में लगाया 1850 रुपए, किस दर से? 7%। दूसरे बैंक में लगाया मैंने 2150 रुपए, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 9% पर एनम। तो अगर मैं 0 काट लूं तो ये आ जाएगा 37, ये कितना आ जाएगा? 43। तो 37-43 के रेशियो में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया। एक बैंक में मैंने ये क्या, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये क्या है? आपका रेट है, ये आपका रेट है। एक बैंक में यदि मैंने 37% लगाया तो दूसरे में 43। एक बैंक पे 7% पर एनम इंटरेस्ट है, दूसरे पे 9% पर एनम इंटरेस्ट है। तो बताइए इफेक्टिव ओवरऑल रेट परसेंट क्या है? यही तो पूछा है, यही तो पूछा क्वेश्चन में। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक तरीका सिखाया था परसेंटेज में, आपको पता होना चाहिए कि हमेशा परसेंटेज को ब्रेक कर लो। यहां पे 7% लिखा हुआ है, यहां पे 9% है। तो क्या मैं इस 9% को ऐसे नहीं लिख सकता? 7% प्लस 2%। क्या मैं इस 9% को ऐसे नहीं लिख सकता? 7% प्लस 2% लिख सकते हैं। इस 9% को हम ऐसे नहीं लिख सकते, 7% प्लस 2%। ऐसा क्यों लिखा? गौर से समझना। ऐसा मैंने मेरे भाई इसलिए लिखा क्योंकि 7% सिंपल इंटरेस्ट यहां भी है, 7% सिंपल इंटरेस्ट यहां भी है। तो ओवरऑल 7% सिंपल इंटरेस्ट तो मिलना ही है। ओवरऑल 7% सिंपल इंटरेस्ट तो मिलना ही है। पर इस 43 रुपए पर जो आपका 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, 43 का जो 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, 43 का 2%, वो आपको ओवरऑल 37 प्लस 43 यानी कि 80 रुपए पर डिवाइड हो जाएगा। तो बटे 80 इतना आपको ब्याज और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो प्लस ये और करना पड़ेगा। क्लियर है? गौर से समझना। कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? देखिए मैंने कितनी आसानी से वर्बली बना दिया। गौर से देखिए, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलना ही, क्योंकि 7% यहां भी 7% यहां भी है। तो ओवरऑल 7 तो मिलेगा ही मिलेगा। प्लस यहां पे जो 2% है, तो इस 43 रुपए पर 2% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 43 का 2% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। 43 का 2% आपको क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा मिलेगा। बात समझ में आ रही है? 43 का 2% क्या मिलेगा? आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि ओवरऑल होल सम पे निकाला है। तो होल सम कितना है? 80। 80 में डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 2 से 80 कितनी बार चला जाएगा? 40 बार। अभी आपको पता है 43 बटे 40 कितना होता है? तो 1.075 होता है। 1.075। तो 7 प्लस 1.075, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8.075%। तो 8.075% इस क्वेश्चन का भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल वे में मैंने आपको सवाल समझाया। आपको हर सवाल इसी तरीके से करना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 26। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीटेड मॉडल्स में से एक है। पेपर में आपको किरण वाली बुक में बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे ऐसे प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं, बस डाटा चेंज होता है, बाकी सवाल आपका सेम होता है। ठीक है? तो इस क्वेश्चंस को मैं आपको दो तरीके से करने को बताऊंगा। ठीक है? तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए। ₹9600 इज इन्वेस्टेड इन 2 parts, 1 part at rate of 11% per annum and remaining part at 15% simple interest. The simple interest received after 4 years, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 5088। Then find the difference between both parts. तो both parts के बीच जो है उनका डिफरेंस आपको बताना। तो फर्स्ट मेथड में आपको बताता हूं एलिगेशन वाला। फर्स्ट मेथड है आपका एलिगेशन वाला।
और एलिगेशन भी आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि साफ साफ दिखता है कि ये एक एलिगेशन का क्वेश्चन है। ओके, ₹9600 को दो पार्ट में ब्रेक किया गया है। एक को दिया गया 11% सिंपल इंटरेस्ट पे, दूसरे को दिया गया 15% सिंपल इंटरेस्ट पे। ओवरऑल 4 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो 5088 रुपए मिला है। क्लियर है? तो अब से पूछा है दोनों पार्ट्स के बीच का डिफरेंस क्या है, तो बड़ी आसानी से कर सकते हो। अगर सपोज 9600 रुपए को, पूरे 9600 रुपए को 11% के इंटरेस्ट पे दिया जाता, अगर सपोज कंप्लीटली 9600 रुपीज को 11% के इंटरेस्ट पे दिया जाता, तो एक साल में फिर कितना ब्याज मिलता? एक साल में कितना ब्याज मिलता है? तो ये 990 प्लस 66, तो ये आ जाता तुम्हारा 1056 रुपए। तब एक साल में ब्याज आता आपका 1056 रुपीज। तो ये कहानी चल रही है आपकी 11% की, ये कहानी चल रही है आपकी 11% की। भाई अगर मैं 9600 रुपए को 11% के सिंपल इंटरेस्ट पे दूंगा तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो 9600 का 11% तो 96 इंटू 11 आएगा। तो 96 इंटू 11 कैसे करते हो माइंड में? 11 के पहले 90 में गुणा करो, 990 प्लस 66 कर दो तो 1056 हो गया। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट 15% सिंपल इंटरेस्ट, तो 9600 का दिया 15% निकालने लगू तो 1350 प्लस 90, तो ये कितना हो जाएगा? 1440 रुपए। तो ये आ गया देखिए आपका 1440 रुपए। ये आ जाएगा आपका 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एक साल का ब्याज, 1 ईयर का ब्याज। क्लियर है? कोई डाउट है ना? लेकिन ओवरऑल क्या हुआ कि ओवरऑल उसको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला 4 साल में 5088 रुपए मिला। 4 साल में 5088 रुपए मिला ओवरऑल। तो अगर 4 साल में 5088 रुपए मिला तो एक साल में कितना ब्याज मिला? तो 5088 को आप 4 से डिवाइड करेंगे। तो पहले 5000 अलग कर लो, 88 अलग करो। 5000 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1250। 88 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 22। तो आएगा 1272 रुपीज। यानी कि ओवरऑल उसको एक साल में 1272 रुपीज मिले। ओवरऑल एक साल में 1272 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला। क्लियर है बात है? इसमें यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो साफ साफ देख सकते हैं कि एलिगेशन का सवाल है, दिख रहा है ना? 9600 रुपए को यदि मैं 11% सिंपल इंटरेस्ट पे दूंगा तो 1056 रुपए ब्याज मिलेगा, 15% पे 1440 रुपए मिलेगा। ओवरऑल कितना ब्याज मिला है हमको? 1272 रुपए एक साल में। ठीक, तो अगर मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये 8 और 13 में से 7 गया 6, 168। ये कितना आ जाएगा? ये रेशियो आ जाएगा यहां से 4 और 6 में 2 गया 4, 15 में से 7 गया, ये कितना आ जाएगा फिर आपका 8, सॉरी इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना उल्टा। तो 12 में से 6 गया 6, 6 में से 5 गया 1 और ये हो जाएगा आपका 216। 168 रेशियो 216। क्लियर है? ये आ जाएगा आपका। क्लियर है? सभी को बात समझ? तो ये जो रेशियो आएगा ये किसका रेशियो आएगा? ये प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा कि किस रेशियो में आपके 9600 रुपए को ब्रेक किया गया 11% और 15% पर। सीधा सीधा रुपीज का रेशियो आ जाएगा प्रिंसिपल का कि 9600 रुपए को दो पार्ट में ब्रेक किया गया है, एक को 11% सिंपल इंटरेस्ट पे, एक को 15% सिंपल इंटरेस्ट पे, और उनका सीधा सीधा पार्ट्स का रेशियो आ जाएगा 168 रेशियो 216। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 42, ये हो जाएगा तुम्हारा 54। 42 रेशियो 54। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो ये 42 यूनिट, ये 54 यूनिट, तो टोटल कितना होगा? 96 यूनिट। तो 96 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 9600 रुपए। तो एक यूनिट के लिए कितनी आ जाएगी? 100 रुपए। अगर एक यूनिट के लिए 100 रुपए आगे आपसे पूछा कि दोनों पार्ट्स के बीच का डिफरेंस बताओ, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 12 यूनिट। तो 12 यूनिट की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी? 1200 रुपए, 1200 रुपीज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, दैट मीन्स 1200 रुपए। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? अगर आपसे पूछा होता कि मनी लेंट एट 11% पर एनम क्या है, तो आपका आंसर होता 4200 रुपए, 1 2 जीरो चुका देते। क्लियर है? आपसे पूछा होता कि 15% पर कितनी राशि उधार देगी, तो आपका आंसर कितना होता? 5400 रुपए। दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1200 रुपए। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो ये तो हो गया आपका एलिगेशन वाला तरीका, पर मैं कहूंगा कि ये मेथड बहुत पुराना हो चुका है, आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं करना है। क्लियर है? चलिए जो मैं तरीका बताऊं आपको उस तरीके से सवालों को सॉल्व करना है ना। देखिए गौर से समझना, 9600 रुपए है टोटल, 9600 रुपीज है टोटल। 9600 रुपीज को दो पार्ट में ब्रेक किया गया, दो पार्ट में। एक को दिया गया 11% सिंपल इंटरेस्ट पे,
एक को दिया गया आपका कितना 15% सिंपल इंटरेस्ट पे। क्लियर है? कोई डाउट है? समझ में आया सभी को? तो 15% को ब्रेक करके क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 11% प्लस 4%, 11% प्लस 4% ऐसे लिख सकते, 11% प्लस 4%। तो अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो यहां पे आपका ये रहा 11%, यहां पे ये रहा आपका 11%। तो ओवरऑल 11% सिंपल इंटरेस्ट तो मिला ही है। ओवरऑल 11% सिंपल इंटरेस्ट तो मिला ही है। तो 9600 का 11% आप तुरंत निकालोगे तो कितना आएगा 1056 रुपए, 1056 रुपए। ओवरऑल 11% सिंपल इंटरेस्ट तो मिला ही है। तो 9600 का 11% आपने तुरंत निकाल लिया तो 1056 रुपीज आ गया। क्लियर है? 1056 रुपीज आ गया ना। अब गौर से देखो 4 साल में टोटल सिंपल इंटरेस्ट 5088 रुपए मिला है। तो एक साल में कितने ब्याज मिला? एक साल में ब्याज मिला है 5088/4 यानी कि 1272 रुपए, 1272 रुपए। तो ये एक साल का ब्याज है क्या? एक साल में सिंपल इंटरेस्ट 1272 रुपए मिला। तो मुझे बताओ कितना एक्स्ट्रा मिला? एक्स्ट्रा कितना मिला? 1272 रुपए में से 1056 को माइनस करोगे तो 12 में से 6 गया 6, 6 में से 5 गया 216 रुपीज, 216 रुपए, 216 रुपए। क्लियर है? ये मैं आपको परसेंटेज में भी ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि अगर आपके पास टोटल 9600 रुपए, इसको दो पार्ट में ब्रेक किया गया, 11% पर एनम, एक 15% पर एनम। तो क्या 15% को मैं ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकता 11% प्लस 4%? लिख सकता हूं, बिल्कुल आसान सी बात रहेगी। 11% प्लस 4%, सभी को समझ में ना? अब 11% सिंपल इंटरेस्ट यहां भी है, 11% सिंपल इंटरेस्ट यहां भी है। तो ओवरऑल 11% तो हो ही गया। तो 9600 को 11% ब्याज कितना मिलना चाहिए? तो 1056 रुपए पर मिला एक साल में 1272 रुपए। तो कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला? 216 रुपए। ये कितना जो 216 रुपए ब्याज जो एक्स्ट्रा मिला, ये क्यों मिला है? क्योंकि ये जो आपका सेकंड पार्ट है, ये जो आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को 4% एक्स्ट्रा ब्याज पे चढ़ाया गया। सेकंड पार्ट पर आपको 4% एक्स्ट्रा ब्याज पर चढ़ा गया। सेकंड पार्ट पे 4% ब्याज आपको ज्यादा मिला है। तो यानी कि उसकी वजह से आपको 216 रुपए इंटरेस्ट आपको एक साल में ज्यादा मिला। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का 4% 216 रुपए के बराबर है। क्लियर है? सेकंड पार्ट जो है आपको, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में इसको 4% एक्स्ट्रा ब्याज दिया गया है एक साल में। तो सेकंड पार्ट का 4% और रुपीज में कितना 216 रुपए एक्स्ट्रा, तो इसके बराबर है। क्लियर है? तो अगर मुझे सेकंड पार्ट की कंप्लीट वैल्यू निकालनी तो 25 से गुणा कर दोगे तो 100%, सेकंड पार्ट का 100% तो 216 इंटू 25 यानी कि 5000 प्लस 400 यानी कि 5400 रुपए, 5400 रुपए आ गया। तो मुझे पता चल गया कि सेकंड पार्ट जो है उसकी कंप्लीट वैल्यू कितनी है 5400 रुपए। 100% के लिए 5400 रुपए आ गई। तो सेकंड पार्ट आपका आ गया 5400 रुपए। तो देखिए मैंने डायरेक्टली बिना एलिगेशन लगाए बहुत ही आसान तरीके से सेकंड पार्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे। अगर सेकंड पार्ट 5400 रुपए, तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट पार्ट आपका 4200 रुपए होगा और इनके बीच में जो डिफरेंस पूछा है वो 1200 रुपए होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? सभी को बातें समझ में आई हैं? देखिए कितना आसान, कितना सिंपल, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। तो आपको इस तरीके से ये सवाल अटेम्प्ट करना चाहिए था, क्योंकि कितना भी डाटा वो डिफिकल्ट कर दे, इस तरीके से आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एलिगेशन में क्या है कि थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। क्लियर है? सभी को समझ में? चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेम इसी टाइप का है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पैटर्न है तो दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं, थोड़ा सा चेंज है, समझेंगे ध्यान से। ए मैन बोरोड ए टोटल अमाउंट ऑफ ₹45,000। एक आदमी ने टोटल 45,000 रुपए उधार लिया। वन पार्ट ऑफ इट एट रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग पार्ट ऑन 12% पर एनम। एक पार्ट जो है 10% सिंपल इंटरेस्ट पर, एक पार्ट है 12% सिंपल इंटरेस्ट पर, 12% पर एनम। इफ एट द एंड ऑफ 3 years, 3 साल के बाद ही पेड इन ऑल ₹59,940। 3 साल के बाद उसने 59,940 रुपए पे किया। 59,940 रुपए पे करने का मतलब क्या है? ये बात समझ रहे कि उसने 3 साल बाद प्रिंसिपल प्लस 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिला के 59,940 रुपए देके अपना कर्जा चुका दिया टू सेटल द लोन अमाउंट।
व्हाट वाज द अमाउंट बोरोड एट 12% पर एनम। तो बताइए कि 12% पर कितना अमाउंट उधार लिया गया था, ये आपको बताना है कि 12% पर कितना अमाउंट उधार लिया गया था। तो बहुत ही ज्यादा आसान और बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, गौर से देखिए कैसे करना। ये है आपके पास 45,000 रुपीज, ये आपके पास 45,000 रुपए। और वर्बली मैं बता सकता हूं इस सवाल को, अगर 45,000 रुपए को दो पार्ट में ब्रेक किया गया, एक पार्ट को तो दिया गया 10% सिंपल इंटरेस्ट पे, सेकंड पार्ट को दिया गया 12% सिंपल इंटरेस्ट पे, सेकंड पार्ट को। तो 12% को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 10% प्लस 2%। 12% को बिल्कुल मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे भाई 10% प्लस 2% लिख सकते। तो देखिए 10% का सिंपल इंटरेस्ट आपका यहां भी है, 10% का सिंपल इंटरेस्ट आपका सेकंड पार्ट में भी है। अगर भाई आपका फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट है तो दोनों जगह 10% का सिंपल इंटरेस्ट तो है यहां भी अभी। तो ओवरऑल 45,000 रुपए पर एक साल में 10% तो ब्याज मिल रही है। तो 4500 का 10% कितना होता है, 4500 रुपए ब्याज तो मिल रही है एक साल में। कितना, 4500 रुपीज, 4500 रुपए। क्लियर है। लेकिन एक्चुअली में मिला कितना, 3 साल बाद उस बंदे को 59,940 रुपए पे करने पड़े। यानी कि 3 साल में उसने ब्याज कितना दिया, तो 59,940 में से 45,000 घटाओगे तो 14,940 रुपए। टोटल 3 साल में 14,940 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ा उस पर्सन को। क्लियर है, कोई डाउट है। 45,000 रुपए से 59,940 रुपए हो गए तो ब्याज कितना आ गया, दोनों को घटाइए। 14,940 रुपए 3 साल में इतना पे करना पड़ा। तो एक साल में कितना, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 चौक 12, 2 3 नाम 27, 2 3 8 24, 4980, 4980 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ा एक साल में। एक साल में लेकिन 45,000 रुपए का 10% के हिसाब से कितना बनता है, 4500 रुपए। तो कितना एक्स्ट्रा उसको सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ा, तो सीधा सीधा माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 480 रुपए। कितना गया, 480 रुपीज, 480 रुपए। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि एक साल में उसको 480 रुपए ब्याज एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। अब मुझे बताओ ये 480 रुपए आए कहां से आए। तो ये आए हैं भाई आपके कि सेकंड पार्ट को 2% ब्याज पे एक्स्ट्रा देना पड़ा। सेकंड पार्ट पे उसको 2% ब्याज एक्स्ट्रा देना पड़ा है, जिसकी वजह से उसे 480 रुपए एक साल में एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का 2% 480 रुपए के बराबर है। तो अगर मुझे कंप्लीटली सेकंड पार्ट की वैल्यू निकाली हो, यानी कि 100% निकालना हो, सेकंड पार्ट का 100% निकालना हो, कंप्लीट सेकंड पार्ट की वैल्यू निकालनी हो जो 12% पर दिया गया, तो दोनों तरफ 50 से मल्टीप्लाई करोगे, 100% की वैल्यू 48, 480 इंटू 50 कितना आ जाएगी, 24,000 रुपए, 24,000 रुपीज, जो कि क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को, तो 24,000 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10% पर कितना दिया गया है, फिर 45,000 माइनस 24,000 यानी कि 21,000 रुपए आ जाएगा। क्लियर है भाई, आप देख सकते हैं कि इन सवालों में इस तरीके से आपको बिल्कुल भी कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी और बहुत आसानी से चीजों को सॉल्व कर पाओगे। सभी को बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 एंड सवाल नंबर 28 एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से समझना। ये सवाल परफेक्ट एसएससी मेंस लेवल का है। मेंस के पेपर में पहले 1-2 सवाल ऐसे पहले भी आए हुए हैं, तो आपको ध्यान से समझना है इसको। देखिए, ए पर्सन इन्वेस्टेड ए सम ऑफ रुपीज 90,000 इन 3 स्कीम्स A, B एंड C एट द रेट ऑफ 16%, 19% एंड 31% पर एनम रेस्पेक्टिवली। एक आदमी ने 3 स्कीम्स में पैसा लगाया, 3 बैंक्स में पैसा लगाया, ABC में। टोटल कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया है, 90,000 रुपए तीनों बैंकों में टोटल मिलाकर इन्वेस्ट किया। और तीनों स्कीम जो है उसको क्रम से 16%, 16%, 19% और 31% का सिंपल इंटरेस्ट देते हैं। 16, 19 एंड 31% का सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम सी 50% मोर देन अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। क्वेश्चन में दिया गया है
कि सी में जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो ए में इन्वेस्टेड अमाउंट से 50% ज्यादा है। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/2। 1/2 यानी कि यदि स्कीम ए में 2 अमाउंट इन्वेस्ट किया गया तो स्कीम सी में 1 ज्यादा यानी कि 3 इन्वेस्ट किया गया। तो ए और सी में जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो कितना है 2:3 है, 2:3 है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? 2:3 है ना। फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। तो आपसे पूछा कि स्कीम बी में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया। इफ ही गेट्स ए टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 1,50,300 इन 3 ईयर्स, यदि टोटल जो अमाउंट है उसको 1,50,300 रुपए मिलता है कुल मिलाकर 3 साल में, यानी कि 3 साल में प्रिंसिपल प्लस 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिलाकर उसकी पॉकेट में 1,50,300 रुपए आया। क्लियर है? यहां तक सभी को बात समझ में? तो ये तो बहुत ही आसान से सवाल है, सवाल में कुछ भी दम नहीं। क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकता है यदि आपको पता लग जाए कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या है, ये पता लग जाए। क्लियर है कि ए बी सी में इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, उस आदमी ने तीनों स्कीम में तीनों बैंक्स में किस रेशियो में पैसा लगाया, अगर आपको ये पता लग जाए तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकता है। क्लियर है? अब आपको चूंकि यहां पे रेशियो निकालना है तो आप यहां पे एलिगेशन भी लगा सकते हो, आपको डबल एलिगेशन लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो एलिगेशन में अवॉइड करता हूं। गौर से देखिए यहां पे ये जो उसने दिया है ए और सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:3, ये बड़े काम की चीज है। ये उसने क्यों दिया है गौर से समझिए। मुझे पता है कि ए पे स्कीम ए में जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 16% है, स्कीम सी में जो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो 1 साल में 31% है, जबकि स्कीम और स्कीम सी में जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया है वो 2:3 के अनुपात में। तो क्या मैं यहां से इफेक्टिव परसेंट रेट नहीं निकाल सकता उसका स्कीम ए और स्कीम सी में? बिल्कुल निकाल सकता हूं। ये रही स्कीम ए, ये रही स्कीम सी। गौर से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, गौर से समझना। स्कीम ए में उसने इन्वेस्ट किया है पैसा जो 16% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, स्कीम सी में उसने पैसा इन्वेस्ट किया 1 साल में 31% सिंपल इंटरेस्ट, और ए और सी में जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:3 है, यानी कि जो प्रिंसिपल ए और सी में उसने लगाया है उसका रेशियो 2:3 है। अगर कभी भी आप रेट पे एलिगेशन बनाते हो तो हमेशा प्रिंसिपल का रेशियो आता है 2:3 आ गया, तो क्या मैं स्कीम ए और स्कीम सी में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया उसका जो इफेक्टिव परसेंट रेट है वो नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं। जो इफेक्टिव परसेंट रेट है यहां से आसान रहेगा मेरे लिए। गौर से समझना, 31 और 16 का डिफरेंस कितना होता है? 15%। 31 और 16 का डिफरेंस 15% होता है। भाई ये एलिगेशन आपको याद होगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उस 15% डिफरेंस को 2:3 में ब्रेक कर देते हैं। तो 2:3 में ब्रेक करोगे 15 को तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 9। 2:3 में ऐसे लिखा रहने देते हैं। 2:3 में ब्रेक करोगे तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6% और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9%। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को यहां तक की बात है? ठीक है ना? तो मैंने 15% को 2:3 में ब्रेक कर दिया, 6% और 9%। ये जो मिडिल वैल्यू होगी, जो एवरेज वैल्यू होगी वो 31 से छोटी होगी। कितनी छोटी होगी? 6%। तो 31 - 6 कितना आ जाएगा? 25%, 25%। क्लियर है? और 16 से बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी? 9%। 16 + 9 कितना आ जाएगा? 25%। तो मुझे पता चल गया कि उसने स्कीम ए और स्कीम सी में मिलाकर जो टोटल इन्वेस्ट किया उस टोटल इन्वेस्टमेंट पर उसको जो इफेक्टिव सिंपल इंटरेस्ट मिला 1 साल में वो 25% है। ये बात आप समझते हो? मुझे ये पता चलेगा कि उसने स्कीम और स्कीम सी में मिलाकर जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका टोटल इफेक्टिव रेट 1 साल में कितना है? 25% है, 25%। क्लियर है? यहां तक सभी को बात समझ में आई ना? मेरे पास A + C है। अब क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया। इधर देखिए गौर से, ये क्या स्कीम है? स्कीम ए में उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 16%। सॉरी, स्कीम ए नहीं, स्कीम बी। ये क्या है भाई? स्कीम बी। स्कीम बी में उसको 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 19%। ये क्या है? स्कीम ए + सी। तो ए + सी दोनों बैंक से मिलाकर उसको 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट टोटल कितना मिलता है? 25%। कितना मिलता है? 25%।
ए प्लस सी दोनों से मिलाकर उसको एक साल में टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है? 25%। क्लियर है? कोई डाउट है? समझ में आया? तो क्या अभी जो मैंने आपको पिछला सवाल कराया था, अब इसमें और इसमें कोई फर्क लग रहा है क्या आपको? ए प्लस सी को एक आदमी मान के चलो, एक स्कीम मान के चलो। एक स्कीम है उसमें 25% सिंपल इंटरेस्ट, दूसरी स्कीम है उसमें 19% सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? तो जो अभी मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया, क्या ये सेम टू सेम वही सवाल नहीं बन गया? सिंपल सा है। तो चाहे तो आप इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हो, तो दो बार एलिगेशन लग जाएगा। क्लियर है? पर एलिगेशन लगाने से मच बेटर है कि आप इसको सॉल्व ही कर लीजिए। अगर ये तुम्हारा ए प्लस सी 25% है, तो 25% को ब्रेक करके मैं यहां पे ऐसे नहीं लिख सकता 19% प्लस 6%, 19% प्लस 6%। क्लियर है? कोई डाउट है? तो मैं यहां पे गौर से देखूं कि स्कीम बी पर भी 19% सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, इस ए प्लस सी दोनों में मिलाकर भी 19% सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ओवरऑल ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों स्कीम्स में टोटल मिलाकर एक साल में 19% ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट है 90,000, तो 90,000 का 19% यानी कि 19 में 171 होता है 17100, 17,100 रुपए। तो एक साल में उसको तीनों स्कीम्स में मिलाकर 17,100 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा यदि ब्याज की दर 19% हो। क्लियर है? 3 साल बाद उसको टोटल अमाउंट मिला कितना है? 1,50,300। 3 साल में उसको टोटल 1,50,300 रुपया मिला है। तो उसने इन्वेस्ट कितना किया था? 90,000। मिला उसे वापस 1,50,300। तो उसको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला 3 साल में? तो 1,50,300 में से 90,000 माइनस करोगे तो 60,300 रुपए। 60,300 रुपए मेरे भाई। कोई दिक्कत है? सभी को समझ में आया? तो 3 साल में उसको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो 60,300 रुपए मिला है। 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट मेरे भाई 60,300 है, लेकिन एक साल की बात करूं तो एक साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना है? तो 3 से डिवाइड कर दूं। एक साल में सिंपल इंटरेस्ट है 20,100 रुपए। क्लियर है? देखिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन है। एक साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 20,100 रुपए 1 ईयर में। अगर एक साल में सिंपल इंटरेस्ट 20,100 रुपए है और 19% के हिसाब से मिलना चाहिए 17,100 रुपए, तो उसको कितना एक्स्ट्रा मिला? सिंपल इंटरेस्ट है 3,000 रुपए एक्स्ट्रा। 3,000 रुपए एक्स्ट्रा कितना? 3,000 रुपीज एक्स्ट्रा। अब मुझे ये बताओ कि 3,000 रुपीज एक्स्ट्रा क्यों मिले हैं उससे? 3,000 रुपीज एक्स्ट्रा इसलिए मिले क्योंकि उसने स्कीम ए प्लस सी में टोटल मिलाकर 6% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट उसको एक्स्ट्रा मिला। कोई डाउट है? तो चूंकि उसने स्कीम प्लस स्कीम सी में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया उस पर उसको 6% एक्स्ट्रा ब्याज मिला, जिसकी वजह से उसे 3,000 रुपए एक्स्ट्रा मिले। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि स्कीम ए प्लस सी में उसका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका 6% 3,000 रुपए के बराबर है। क्लियर है? तो 1% फिर कितने के बराबर होगा? 500 रुपए के। अगर 1% 500 रुपए के बराबर होगा तो ए प्लस सी में जो टोटल इन्वेस्टमेंट है यानी कि 100%, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? फिर 50,000 रुपए के। कितने के बराबर आ जाएगी? 50,000 रुपए के। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? किसी भी स्टूडेंट को, सभी को बात समझ में आएगी? बहुत ही ज्यादा आसान। ए प्लस सी में 6% की वैल्यू 3,000 रुपए बननी है, क्योंकि इसका टोटल पे 6% सिंपल इंटरेस्ट 3,000 है, तो यहां पे 100% की वैल्यू 50,000 आ जाएगी। तो स्कीम ए प्लस सी में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 50,000। लेकिन पूछा क्या स्कीम बी में? तो स्कीम बी में कितना इन्वेस्टमेंट है भाई? टोटल उसने ए प्लस बी प्लस सी तीनों बैंक में 90,000 रुपया लगाया। मुझे पता चलेगा कि ए प्लस सी में कितना लगाया? 50,000। तो स्कीम बी में फिर उसने कितना पैसा लगाया? स्कीम बी में उसने 40,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। 40,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, जो कि आपका बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? यहां तक सभी को बात समझ में आ रही होगी। तो बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था। आप इसको ऑप्शन से लेके वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है? तो स्कीम बी में इन्वेस्टमेंट कितना आ गया? 40,000 रुपए। ठीक है? तो बहुत ही ज्यादा सिंपल, और ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, तो इस सवाल को आप अच्छे से ध्यान से करना। ठीक है? चलिए
नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 29 एंड सवाल नंबर 29 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में सवाल बनता है ऐसा, आसान से क्वेश्चन है। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 3 years इज 8%, ठीक है। फॉर नेक्स्ट 4 years इट इज 8.5% एंड द पीरियड बियॉन्ड 7 years इट इज 7.5% पर एनम, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है पहले कितने सालों के लिए, फर्स्ट 3 years, तो ये हो गया पहले 3 साल के लिए ना, फर्स्ट 3 years के लिए, गौर से समझना। फर्स्ट 3 years के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%, सही है। अगले 4 वर्षों के लिए, तो अगले 4 सालों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, 7.5%, सॉरी 8.5%। अगले 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 8.5%। 7 वर्ष से आगे के लिए ब्याज दर 7.5%, तो टोटल 3 + 4 7 वर्ष हो गए। इसके आगे के टाइम पीरियड के लिए जो ब्याज की दर है वो 7.5% है। यदि 13 वर्ष के अंत में कुल साधारण ब्याज के रूप में 9,270 रुपए प्राप्त होते हैं, 13 वर्ष के अंत में, तो टोटल 13 वर्ष की साइकिल है, तो 4 3 7 साल ये हो गए, तो ये अमाउंट फिर कितने साल के लिए आपका, 6 साल के लिए। 4 3 7, 7 + 6 13, क्लियर है। 13 वर्ष के अंत में टोटल साधारण ब्याज जो है 9,270 रुपए। तो आरंभिक निवेश ज्ञात कीजिए, आरंभिक निवेश, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि फिगर बहुत आसान है, मैंने मान ली 100% है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने मान ली मेरे भाई कितनी है, 100% है। तो 100% है तो 1 साल में 8% ब्याज है, तो 3 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा, फिर यहां पे 24% ब्याज मिल जाएगा। 1 साल में अगर 8.5% ब्याज है, तो 4 साल में कितना, 34% ब्याज मिल जाएगा। हमें 8.5 × 4 कर दोगे 34%। 1 साल में अगर 7.5% ब्याज है, तो 6 साल में 42 + 3 45% सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा 6 साल में। तो कुल मिला के अगर मैं 13 साल के टाइम पीरियड की बात करूं, तो कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, 4 4 8 5 13, 3 3 6 4 10, 103%। 103% सिंपल इंटरेस्ट मिल चुका है उसको, क्लियर है। कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को, तो 103% आएगा। 103% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपसे, 9,270 रुपए, सही है भाई। 13 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना बना, 103%, उसकी वैल्यू दे रखी है 9,270। आपसे पूछा इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है, तो कुछ नहीं करना, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, इसको डिवाइड करोगे, देखिए पूरा पूरा 9 बार कट जाएगा ना ये, तो 1% की वैल्यू 90 रुपए आ गई, 90। आपसे पूछिए 100% की वैल्यू, तो 2 0 चिपका दो, 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 9,000 रुपीज, 9,000 रुपए। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन, 9,000 रुपए, क्लियर है। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तो अच्छा, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को ऐसे भी करके वो दे सकता है कि उसे अपना कर्ज चुकाने के लिए 13 साल बाद 9,270 रुपए ब्याज के रूप में देने पड़े, तो भी आप से भी मतलब समझोगे, कर्ज चुकाने के लिए उसको 13 साल बाद 103% ब्याज देना पड़ेगा, जो कि 9,270 रुपए बनेगा। तो उसने पैसा उधार कितना लिया होगा, 100%, जो कि 9,000 रुपए हो जाएगा। क्लियर है, सभी को बात समझ में आई। आसान सा सवाल था। एक सवाल हम और करते हैं इसी टाइप का। यस, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज 6.5% पर एनम फॉर फर्स्ट 4 years। मतलब पहले 4 सालों के लिए, पहले 4 सालों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई आपका, वो है आपका 6.5%, 6.5%, क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। तो उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला अगले 7 वर्षों तक साधारण ब्याज की दर 9% है। तो अगले 7 सालों के लिए, अगले 7 years के लिए ब्याज की दर कितनी आ गई मेरे भाई, 9% आ गई, कोई दिक्कत नहीं। और 11 वर्षों के पश्चात ब्याज की दर 10% है। इसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसमें ब्याज की दर 10% है। यदि 19 वर्ष के पश्चात 43,040 रुपए प्राप्त होते हैं, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो कितना आसान सा है, देखिए 7 4 11 साल का टाइम पीरियड है, टोटल 19 साल बोला है। तो अगला ये जो इन्वेस्टमेंट है ये फिर कितने साल के लिए, 8 साल के लिए है। ये कितने साल के लिए, 8 साल के लिए है। कोई दिक्कत इसमें किसी भी स्टूडेंट को, 4 + 7 11 साल हो गए, तो टोटल जो है नेक्स्ट 8 years के लिए होगा।
सही है। तो आपसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूछा है तो यहां पे कितना आ जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 100% मान लिया मैंने सपोज। तो एक साल में 6.5% ब्याज है, तो यहां पर 4 साल में कितना बनेगा, फिर 26% ब्याज बनेगा, 26%। अगर एक साल में 9% ब्याज है तो 7 साल में टोटल कितना ब्याज बनेगा, 63%, 7 नाम 63, सही है। और एक साल में अगर 10% ब्याज है तो 8 साल में टोटल कितना ब्याज बनेगा आपका, 80% ब्याज बनेगा, 80%, सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है, सभी कुछ समझ में आया? तो अगर मैं टोटल 19 साल में जो ब्याज बनेगा वो कितना आ जाएगा आपका, 6 3 9, 2 1 3, 3 6 9, 2 1 3, 3 6 9, 9 8 17, सही किया हमने, 6 3 9 और 6 2 8 8 16, अच्छा ठीक है, 169%, 169%, यानी कि 19 साल में जो उसको टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो 169% होगा। तो ये ऐसा ही आया, ये ऐसा ही आया 169%। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया, क्वेश्चन में दिया 19 वर्ष के पश्चात 43,040 रुपए प्राप्त होते हैं। तो ये आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड करके कि एक उसका कितना 19 वर्ष के पश्चात उसको 43,040 रुपए प्रिंसिपल तो है ही, प्लस सिंपल इंटरेस्ट मिलाकर 43,040 रुपए उसको मिले। तो प्रिंसिपल कितना था आपका 100%, 19 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिला 169%, तो 100 प्लस 169 अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया आपका 269%, अमाउंट हो गया आपका 269%। क्लियर, कोई डाउट इसमें किसी को, 269%। और इस 269% की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर दे रखी है, 43040 रुपए के बराबर, 43040 रुपीज के बराबर 269% की वैल्यू। क्लियर है? तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे, 1% की वैल्यू। आपसे एक्चुअली में 100% की वैल्यू पूछे, इन्वेस्टमेंट पूछा है। अच्छा, पहले ऑप्शन पे नजर दौड़ाओ, देखो 14 16 20 18 दिख रहा है। क्लियर है? बाकी 14 16 20 18 दिख रहा है, यानी कि पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 269 से देखिए पूरा पूरा एक बार जाएगा। फिर यहां पे देखिए यूनिट डिजिट 4 है, यहां पे यूनिट डिजिट 9 है, तो 9 से 4 यूनिट डिजिट ना आने के लिए 9 6 54 यानी कि 16 बार जाना चाहिए। तो यहां पे आ जाएगा 160। तो 1% की वैल्यू 160 रुपीज आ गई। आपको भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरा ऑप्शन पे नजर दौड़ा, पॉइंट वॉइंट में नहीं है, पूरा का पूरा कट रहा है। तो 269 से ये देखिए 1 बार जाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं। यहां पे 9 है, यहां पे यूनिट डिजिट 4 है, तो 9 से 4 यूनिट डिजिट चाहिए, तो 9 6 54 6 टाइम जाना चाहिए। तो 1660, 1% के लिए 160 रुपए आ गई। आपसे पूछा 100% की वैल्यू, तो 2 जीरो चुपका देते हैं। 100% की वैल्यू आ जाएगी 16,000 रुपए, 16,000 रुपीज। तो बी ऑप्शन जो है भाई वो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सभी को बात समझ में आई? पे बहुत ज्यादा आसान से सवाल है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सवाल नंबर है आपका 31। यस, सवाल नंबर 31 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गौर से समझना, बढ़िया सवाल है। ए पर्सन डिपॉजिटेड सर्टेन मनी एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13% पर एनम, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर द टोटल अमाउंट इज रुपीज 24,948, देन फाइंड हाउ मच मनी ही डिपॉजिट इन ईच ईयर। ठीक, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष का आरंभिक निश्चित धनराशि निवेश करता है। जैसे आप साल जैसे 2019 चल रहा है, 2019 के स्टार्टिंग में सपोज आपने किसी आदमी को 100 रुपया दिया, फिर 2019 के बाद 2020 आएगा, 2020 के स्टार्टिंग में आप फिर से पहुंच गए कि ले भाई 100 रुपया और ले ले। फिर 2020 के बाद 2021 आएगा, 2021 के बाद में आप फिर से पहुंच गए कि ये 100 रुपया और ले ले। ब्याज की दर जो है वो 13% सिंपल इंटरेस्ट है, 13% पर एनम है। और टोटल अमाउंट जो है 3 साल बाद 24,948 रुपए हो गया, यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट मिला के टोटल अमाउंट 24,948 रुपए हो गया। तो बताइए कि हर ईच ईयर के स्टार्टिंग में वो कितना पैसा डिपॉजिट करता था, ये पूछा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका ये बहुत ही आसान सा सवाल है कि सपोज पहले फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में उसने 100 यूनिट इन्वेस्ट किया, 100 यूनिट इन्वेस्ट किया। सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में भी उसने सेम अमाउंट 100 यूनिट इन्वेस्ट किया। थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में भी उसने सेम अमाउंट 100 यूनिट इन्वेस्ट किया। तो टोटल 100 प्लस 100 प्लस 100 300 यूनिट तो इन्वेस्ट कर चुका है। नाउ गौर से सुनना,
फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया, फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया, वो 3 साल बाद 13% सिंपल इंटरेस्ट मिलके, भाई एक साल में 13%, तो 3 साल में 13 या 39% सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा जिस उस पैसे पे जो उसने पहले साल इन्वेस्ट किया था। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई इसमें किसी को डाउट हो तो, पहले साल के स्टार्टिंग में 100 रुपया उसने इन्वेस्ट किया, 100 यूनिट, 3 साल तक वो इन्वेस्टमेंट उसने किया, तो 3 साल में 39% ब्याज मिल जाएगा। दूसरे साल में जो उसने, दूसरे साल के स्टार्टिंग में जो उसने 100 यूनिट इन्वेस्ट किया, उसमें 13% ब्याज की दर से 2 सालों में 13 दूनी 26% सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, 26% सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में? तीसरे साल में उसने टोटल 100 यूनिट इन्वेस्ट किया, तीसरे साल के स्टार्टिंग में, तो तीसरा साल जब खत्म होगा, तीसरे साल के एंड में इस पर भी उसको 13% सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है? सभी को बातें समझ में? तो मुझे बताओ कि उसको 3 साल के एंड में फिर टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला कितना? 3 साल के एंड में टोटल सिंपल इंटरेस्ट, तो ये हो गया आपका 78, ये हो गया आपका 78%। तो उसको 78% सिंपल इंटरेस्ट मिला 3 साल में, 78% नहीं, 78। क्लियर है, कोई डाउट है? 78%, ये कोई दिक्कत नहीं है। 100 यूनिट माना, 100 यूनिट या 100% एक ही बात है, 78% मिल जाएगा। देखिए, तो टोटल लेकिन उसको अमाउंट कितना मिला? 24,948। अगर मैं बात करूं 3 साल बाद, तो उसको वापस कितना मिलना चाहिए? 100 यूनिट ये, 100 यूनिट ये, 100 यूनिट ये, तो टोटल 300 प्लस 78 यानी कि 378 यूनिट इसको वापस मिलना चाहिए 3 साल बाद, जो उसका प्रिंसिपल है प्लस ब्याज समेत। क्लियर है, तो 100 यूनिट प्लस 78 यूनिट, 378 यूनिट उसको मिलना चाहिए, और उसको रुपीस में मिला कितना है? 24,948, 24,948 रुपए मिला है। तो 378 यूनिट की वैल्यू है। आपसे 100 यूनिट की वैल्यू पूछिए, 100 यूनिट की वैल्यू पूछिए। देखिए 2 जीरो आपकी हर ऑप्शन में चिपक रही है, 2 जीरो आपकी हर ऑप्शन में चिपक रही है, दिख रहा है 2 जीरो सभी को? 2 जीरो चिपक रही है हर ऑप्शन में, यानी कि ये पूरा का पूरा कटना चाहिए, तो पूरा पूरा कटना चाहिए। देखिए 378 से ये कितनी बार जाएगा? 400 है, तो 4 6 24, अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स जाएगा, 6 टाइम 6 हो गया। क्लियर है, फिर यहां पर यूनिट डिजिट 8 है, यहां पर भी 8 है, तो 8 से 8 यूनिट डिजिट कैसे आएगा? 8 से 8 यूनिट डिजिट आएगा, 8 6 48 यानी कि 6, तो 66 हो गया। क्लियर है, ऐसे गौर से देखिए, यहां पे 8 है, यहां पे 8 है, तो यूनिट डिजिट 8 से 8 कैसे आएगा? 8 6 48 या 8 1 कम 8, जो कि यहां पे 1 तो है नहीं ऑप्शन में, तो 6 टाइम्स जाएगा, 66। तो मुझे पता चल गया कि 1 यूनिट की वैल्यू 66 रुपीज है। 100 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि हर साल के स्टार्ट में वो कितना इन्वेस्ट करता है? 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6600 रुपए, तो 6600 रुपीज, यानी कि जो आपका बी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सभी को बातें समझ में आई? बहुत ही ज्यादा आसान से सवाल है, आपको इन्हीं तरीकों से इन सवाल को सॉल्व करना है। थोड़ा ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिए, थोड़ा दिमाग भी तेज रखिए, आंखें भी खुली रखिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल हम समझने की कोशिश करेंगे, सवाल नंबर ओके। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, पेपर में आता जाता रहता है, ध्यान से समझना। ए पर्सन इन्वेस्टेड 5/12 ऑफ टोटल प्रिंसिपल एट 9% पर एनम। एक पर्सन ने टोटल प्रिंसिपल का 5/12 पार्ट, कितना? 5/12 पार्ट इन्वेस्ट किया है उसने 9% पर एनम से, तो ये रेट दे रखा है भाई। टोटल जो इन्वेस्टमेंट है 5/12 पार्ट इन्वेस्ट किया है उसने 9% पर एनम पे, 2/9 पार्ट एट 11% पर एनम, और 2/9 पार्ट उसने इन्वेस्ट किया है 11% पर एनम से। सही है, रिमेनिंग पार्ट एट 16% पर एनम, और रिमेनिंग पार्ट जो है बाकी बचा कुचा जो मसाला है, बाकी बचे कुचे पैसे उसने इन्वेस्ट किए 16% पर एनम, 16% पर एनम के हिसाब से। If the total interest in 1 year is 38790, यदि एक साल में मिलने वाला टोटल सिंपल इंटरेस्ट इतने रुपए है, तो फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। तो बताइए उस आदमी का टोटल इन्वेस्टमेंट क्या था, ये आपसे पूछा है। क्लियर, कोई डाउट इसमें? तो देखिए बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस पे। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आए
तो अगर आपको फिगर काफी ज्यादा आसान दे रखी है तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले 12 और 9, 12 और 9 का एलसीएम कितना होता है 36। सबसे पहले 12 और 9 का एलसीएम 36, तो मैंने ये मान लिया कि जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है 12 और 9 का एलसीएम 36 होता है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने मान लिया 36, टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने मान लिया 36। सो 5/12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 यूनिट। ये कितना हो जाएगा आपका 15 यूनिट। अरे क्लियर है, 36 का 5/12 हो जाएगा 15, 36 का 2/9 कितना हो जाएगा, 36 का 2/9 हो जाएगा आपका 8, 9 चौक 36, 4 दूनी 8। रिमेनिंग कितना बचा, देखिए 15 + 8 23 यूनिट हो गया, टोटल 36 है, तो 36 - 23, रिमेनिंग बचा 13, रिमेनिंग बचा 13, रिमेनिंग बचा 13 यूनिट। ये बात समझ में आई। चूंकि मुझे इनका परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा तो मेरे लिए सुविधा की बात ये रहेगी कि मैं 2 जीरो बढ़ा लेता हूं मैं क्या करता हूं कि 2 जीरो बढ़ा लेता हूं, ये मैंने 2 जीरो बढ़ा लिया। बताओ कोई दिक्कत है? मैंने ये मान लिया कि मेरे भाई टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 3600 यूनिट है, 2 जीरो बढ़ा लिया मैंने, ठीक है। इस टाइप का सवाल अगर आए पेपर में तो क्या करो कि 2 जीरो बढ़ा लो, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है और आप चीजों को बहुत आसानी से कर लोगे। क्लियर है? 5/12 है, 2/9 एलसीएम 36 आ गया, 2 जीरो मैंने अपनी मर्जी से चिपका लिए। क्लियर है? तो ये मैं कह सकता हूं कि 1500 यूनिट 9%, 800 यूनिट पर 11%, 1300 यूनिट पर 16% ब्याज मिल रहा है। क्लियर है? और टोटल सिंपल इंटरेस्ट मुझे दे रखा है, तो 1500 यूनिट पर 9% के हिसाब से ब्याज कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 1500 का 9% यानी कि 135, 135। 800 यूनिट पर 11% के हिसाब से एक साल में ब्याज कितना मिलेगा, तो ये मिल जाएगा आपका 88 हो गया। सभी को बात समझ में? 1300 रुपए पर 16% के हिसाब से ब्याज कितना मिलेगा, तो 160 + 48 यानी कि 208 यूनिट, 208। क्लियर है? कोई डाउट है? सभी को बात समझ में आई? तो अगर मैं टोटल अगर मैं ब्याज की बात करूं कि एक साल में कितना मिलेगा, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला है 135, सबको ऐड कर देंगे, +88 + 208, तो ये आ जाएगा आपका 8 8 16, 5 21 का 1 2 3 2 5 8 13 3 1 और 1 2 और 2 4, 431 यूनिट, 431 यूनिट आ गया मेरे भाई, 431 यूनिट आ गया। 431 यूनिट के लिए क्वेश्चन में कितने दे रखी है, 431 यूनिट के लिए दे रखी है 38790 रुपीज। भाई यहां पे टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट है मेरे हिसाब से क्या रहा, 431 यूनिट, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 38790 रुपीज है। क्लियर है? तो जस्ट इक्वल रख दिया। तो देखिए यहां पे 1 है, यहां पे 9 है और 4 नाम 36 होता, मैं देखूंगा पूरा का पूरा 9 टाइम्स चला गया, पूरा का पूरा 9 टाइम्स चला गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू देखिए मैंने कितनी आसानी से निकाल दी कि 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 90 रुपए है। 1 यूनिट की वैल्यू मैंने बड़ी आसानी से निकाल दी कि 1 यूनिट की वैल्यू 90 रुपीज है, 90 रुपए। सभी को बात समझ में आई? अगर 1 यूनिट के लिए 90 रुपए आपसे पूछा है कि टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट है 3600 यूनिट, तो 3600 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 90, 3600 की कितनी हो जाएगी, 9 छिक्का 54, यानी कि आ जाएगा 324 और 000, 3,24,000 रुपए। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि है आपका ए ऑप्शन, 3,24,000 रुपए। क्लियर है? सभी को बात समझ में आई है? बहुत ही ज्यादा सिंपल, बहुत ही ज्यादा आसान से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं बनते हैं और ना ही आते हैं। क्लियर है भाई? सभी को बात समझ रहे हो? तो 3,24,000 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 भी इसी टाइप का है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा। अगर क्वेश्चन में डाटा डिफिकल्ट हो जाए और कैलकुलेशन ना करना हो तो आप ये वाला तरीका अपनाएं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। इफ ए मैन रिसीव्स ऑन 1/4 ऑफ हिज कैपिटल 7.2% सिंपल इंटरेस्ट, एक आदमी को अपनी टोटल जो इन्वेस्टमेंट जो टोटल प्रिंसिपल है उसके 1/4 पर, उसके 1/4 पर कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, 7.2%। कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, 7.2%। गौर से समझते रहे ना, 7.2%। 5.3% ऑफ द रिमेनिंग 2/5 कैपिटल, तो रिमेनिंग के 2/5 पर
रिमेनिंग के 2/5 पर, रिमेनिंग के 2/5 पार्ट पर, रिमेनिंग के 2/5 पर कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है? 5.3%। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है? 5.3%, 5.3%। एंड ऑन द रिमेनिंग कैपिटल 5.8%। और बाकी बचे कुचे कैपिटल पर, बाकी रिमेनिंग प्रिंसिपल पर कितना सिंपल इंटरेस्ट है? 5.8%, 5.8% मेरे भाई। क्लियर है? द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय मैन आफ्टर 3 years इज 82600। आदमी को जो टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है कितने? 3 साल बाद, वो है ये तुम्हारा 82600 रुपीज। देन फाइंड द टोटल प्रिंसिपल। तो बताइए टोटल प्रिंसिपल क्या है? क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट हो तो ठीक है ना? चलिए एक बार और यहां पे देखते हैं क्या बोला है। द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय मैन आफ्टर 3 year, 3 साल बाद आदमी को मिलने वाला टोटल अमाउंट 82,600 रुपए। तो ये अमाउंट है, यानी कि प्रिंसिपल प्लस 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट इस तरीके से मिला के कितना है? 82600। तो बताओ टोटल प्रिंसिपल क्या है? क्लियर है? अब सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/4, 2/5। तो 4 और 5 की शकल देख के मैंने ये मान लिया कि जो आपका टोटल प्रिंसिपल है, जो P है, वो 20 यूनिट है। क्या मान लिया मैंने? 20 यूनिट मान लिया। टोटल प्रिंसिपल हमने क्या मान लिया मेरे भाई? 20 यूनिट मान लिया। तो 20 का 1/4 कितना हो गया? तो 5 यूनिट हो गया। 20 का 1/4 कितना हो गया? 5 यूनिट हो गया। फिर 20 का 1/4 5 यूनिट हो गया। तो रिमेनिंग कितना बचा? 15। रिमेनिंग 15 बचा। फिर 15 का 2/5 निकालने बैठे तो 15 का 2/5 कितना आ जाएगा? 6। तो ये आ जाएगा आपका 6, ये आ जाएगा आपका 6। क्लियर है? तो 6 5 टोटल 11 हो गया। टोटल आपका 20 यूनिट है। तो ये कितना आ गया आपका? 9। ये कितना आ गया आपका मेरे भाई? 9। ये कितना आ गया मेरे भाई? 9। तो ये क्या आ गया? ये उसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया कि टोटल 5 यूनिट क्या है? 7.2% पर, 6 यूनिट पे मिल रहा है 5.3%, और बाकी रिमेनिंग 9 यूनिट पे मिल रहा है 5.8% सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? सभी को बात समझ में आई? मैंने टोटल प्रिंसिपल को क्या मान लिया? 20 यूनिट। सही बात है। अब जो मैंने आपको पिछला सवाल कराया, एक तरीका तो आपके पास वही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक तरीका तो जो अभी मैंने लास्ट सवाल कराया कि यहां पे आप 2 जीरो चिपका लीजिए, 2 जीरो चिपका लीजिए, फिर उसका 7.2% निकाल लिए, 5.3% निकालिए, 5.8% निकालिए, फिर उसको आप इक्वल रख देंगे रुपीज के। क्लियर है? एक तरीका तो ये गया। दूसरा हो गया, मैं हर बार सिखाता हूं परसेंटेज को ब्रेक करना। परसेंटेज को ब्रेक करना एक बहुत ही आसान कंसेप्ट है। मैंने परसेंटेज में बहुत डीप में समझा, काफी मैंने अच्छे लेवल के उस पर क्वेश्चंस भी कराए। तो सीधा सीधा मैं यहां पे सबसे पहले तो ये कह सकता हूं कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो प्रिंसिपल है, उसका 5:6:9 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट जो है इस बंदे का 5:6:9 के रेशियो में उसने इन्वेस्टमेंट किया, 5:6:9 के रेशियो में। इतनी बात तो सभी को समझ में आती है ना। अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं परसेंटेज को, देखिए 5.3% 7.2% है, तो 7.2% को क्या मैं ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकता? 5.3% 5.3% प्लस 1.9%, 5.3% प्लस 1.9%। बोलिए किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है? 53 प्लस 19 ये आपका 72 ही होता है। 5.3 प्लस 1.9 7.2 ही होता है। 5.8% को क्या हम ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते? ये हो जाएगा आपका 5.3% प्लस 0.5%, 5.3% प्लस 0.5%, तो 5.8% हो गया। क्लियर है? कोई डाउट है? तो क्या मैं इफेक्टिव रेट डायरेक्टली नहीं निकाल सकता? अगर मुझे इसका, ये मेरा इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ये मेरे सिंपल इंटरेस्ट है, तो क्या मैं इफेक्टिव रेट डायरेक्ट नहीं निकाल सकता? अगर मुझे इफेक्टिव रेट पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ब्याज की प्रभावी दर पता लग जाए। आप जरा गौर से देखना, मैंने इस हिसाब से क्यों ब्रेक किया? इसलिए ब्रेक किया क्योंकि यहां पे आपको देखने से पता चलेगा कि यहां पे भी आपका 5.3% सिंपल इंटरेस्ट है, यहां पर भी आपका 5.3% सिंपल इंटरेस्ट है, यहां पर भी आपका 5.3% सिंपल इंटरेस्ट है। यानी कि ओवरऑल आपका टोटल इन्वेस्टमेंट पर 5.3% तो ब्याज मिलना ही है। ओवरऑल आपको 5.3% तो सिंपल इंटरेस्ट मिलना ही है, लेकिन यहां पे इस 5 यूनिट पे 1.9% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 5 का 1.9% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। 5 का 1.9, क्लियर है? 5 का 1.9 प्लस गौर से देखिए ध्यान से,
परसेंटेज ब्रेक कर लिया मैंने, 9 का 0.5% यानी कि 9 का 0.5% आपको यहां पे एक्स्ट्रा मिलेगा। क्लियर, इतने परसेंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। सही बात है, जो कि आपको डिवाइड कर दो टोटल इन्वेस्टमेंट यानी कि 6, 5, 11, 9, 20 में, तो डिवाइडेड बाय 20, तो आपको इतना इफेक्टिव रेट मिलेगा क्या ब्याज का। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? इस तरीके से आपको ब्रेक करना है। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं परसेंटेज में कि 5.3% प्लस 1.9%, 5.3% प्लस 0.5%। गौर से देखिए, तो 5 का 1.9% यानी कि 5 इंटू 1.9 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। 9 का 0.5% यानी कि 9 इंटू 0.5, ओवरऑल परसेंटेज के साइन मैंने बाहर ही निकाल लिया, ये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। क्लियर है, गौर से समझना। तो दिस विल बिकम 5.3% प्लस ये कितना हो गया 9.5 प्लस 4.5 यानी कि 14। 14/20 कितना होता है 0.7। 14/20 कितना होता है 0.7। तो 5.3 प्लस 0.7 यानी कि 6%। कितना गया 6%। खत्म सवाल। अब सवाल में कुछ दम ही नहीं है, क्योंकि मैंने निकाल लिया कि ओवरऑल जो आपके ब्याज की जो इफेक्टिव रेट है इस इन्वेस्टमेंट पर वो 6% है। कितनी है 6% है। किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट है तो 5.3% यहां भी था, 5.3% यहां भी था, 5.3% यहां भी था, तो 5.3% तो आएगा ही आएगा। क्लियर है, लेकिन यहां पे 5 यूनिट पर आपको 1.9% यानी कि 5 का 1.9 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। यहां पे 9 पे 5% यानी कि 9 का 0.5 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो टोटल 14/20 यानी कि 0.7% आपको एक्स्ट्रा मिला, जो कि इफेक्टिव रेट मैंने निकाला 6%, यानी कि एक साल में आपको टोटल 20 रुपए पर 6, 5, 11 प्लस 9, 20 पर 6% ब्याज मिलता है। 20 यूनिट पर टोटल आपको एक साल में 6% ब्याज मिल रहा है। मैंने इफेक्टिव चीज निकाल ली। क्लियर है, 20 से मैंने आप इसलिए डिवाइड किया क्योंकि मुझे ओवरऑल प्रिंसिपल पे निकालना था, तो बटा 20 इक्वल डिवाइड कर देंगे। समझ में आया सभी को 6%। नाउ अगर एक साल में 6% ऐसा ही मिलता है तो उसने इन्वेस्टमेंट तो कितने साल के लिए किया 3 साल के लिए, क्योंकि 3 साल बाद उसको 82600 मिला है, तो एक साल में 6% मिलता है, तो 3 साल में कितना मिलेगा 3 साल में मिलेगा फिर उसको 18%। 3 साल में कितना मिल जाएगा फिर उसको 18%। अरे बोलो कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? 3 साल में उसको ब्याज कितना मिल जाएगा इस तरीके से 18%, 18%। सभी को बात समझ में आई? क्लियर है, कोई डाउट है? अगर 3 साल में उसको 18% ब्याज मिलता है 100% इन्वेस्टमेंट पर, क्लियर 18%, समझ में आएगा ना? तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट हो जाएगा 100% प्लस 18% यानी कि 118%, 118%। इस 118% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 118% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 82600, 82600 दे रखी है। तो 118% के लिए 82600 है, तो मुझे बताओ फिर 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए पूरा पूरा चला जाएगा 7 बार, 18 7 126 और 100 7 700, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 700 रुपए। तो इनिशियल अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 100%, तो 100% के लिए कितने आएगी 70,000 रुपए, 70,000 रुपीज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा मेरे भाई डी ऑप्शन, जो कि जाएगा आपका 70,000 रुपए। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? यहां तक बात समझ में आई होगी। क्लियर, तो एक साल में टोटल 6% ब्याज मिलता है, 100% मैंने मान लिया है, ठीक है, टोटल को। तो 100% यानी कि 20 यूनिट का मतलब 100% ही है, तो 100 प्लस 18 118% के लिए 82600, तो 100% के लिए कितने आएगी 70,000 रुपए। क्लियर है, सभी को बात समझ? तो इस तरीके से भी आप सवालों को बड़ी आसानी से बना सकते हो। आप जो लास्ट सवाल है उसको इसी तरीके से करने की कोशिश करना, इसी तरीके से। क्लियर है, आपका आंसर जरूर आएगा। ठीक है सभी, ठीक है भाई, सिंपल सा सवाल था। सवाल नंबर 34। ओके, सवाल नंबर 34 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 34 और 35 लगभग सेम प्रकार के हैं, और आजकल के पैटर्न के अनुसार ये सवाल थोड़े फैशन में है, तो आपको इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखना है। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको इन क्वेश्चंस को कराऊंगा, गौर से समझना। ए पर्सन डिपॉजिटेड सम मनी इन द बैंक। एक आदमी ने कुछ मनी बैंक में डिपॉजिट किया। बैंक गिव्स 6:2/3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, और बैंक उसको कितना ब्याज देता है? बैंक ब्याज देता है बंदे को 6:2/3%। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, आफ्टर 4 years ही विदड्रॉ रुपीज 2550, 4 साल के बाद उस पर्सन ने 2550 रुपए निकाल लिए। बैंक गिव्स 12.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट पर जो रिमेनिंग अमाउंट बचा उस पर बैंक जो है कितना इंटरेस्ट देता है, उस पर बैंक इंटरेस्ट देता है 12.5%, 12.5%। क्लियर है, 12.5% रिमेनिंग अमाउंट पर बैंक जो 12.5% का सिंपल इंटरेस्ट देता है। एट द एंड ऑफ 5th ईयर टोटल अमाउंट इज रुपीज 15,300। तो 5th ईयर के एंड में टोटल अमाउंट 15,300 है। फंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो उस बंदे का इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, ये आपसे पूछा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? देखिए बहुत ही ज्यादा आसान सा सवाल है। पहले मुझे बताओ कि 6:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/15, 1/15। तो इस बात का मतलब क्या, मतलब यह है कि अगर आपका 15 यूनिट प्रिंसिपल है तो उसको 1 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो 1 रुपये, 1 रुपये। अब उसने बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया 4 साल तक, तो 15 यूनिट पर 1 साल में 1 यूनिट ब्याज है, तो 4 साल में कितना मिलेगा, 4 यूनिट। 4 यूनिट ब्याज मिलेगा, तो मैं कह सकता हूं कि जो आपका मनी है वो 15 यूनिट से बढ़कर कितना हो जाएगा, 19 यूनिट। 15 यूनिट से बढ़कर आपका पैसा कितना हो गया, 19 यूनिट हो गया। समझ में है सभी को? क्लियर है, सभी को बात क्लियर है कि 15 रुपए पर 1 साल में 1 रुपया ब्याज मिलता है, तो 4 साल में कितना मिलेगा, 4 रुपया। तो 15 से 19 हो जाएगा। फिर क्या किया उसने, 4 साल के बाद इसमें से 2550 रुपए निकाल लिए। तो यहां से उसने 2550 रुपए निकाल लिए। बोलो किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? 2550। अब 2550 रुपए निकाल लिए। अब रिमेनिंग अमाउंट जो बचा, प्रिंसिपल नहीं अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट जो बचा उस पर बैंक क्या करता है, 12.5% सिंपल इंटरेस्ट देता है, 12.5%। तो उस पर बैंक आपका 12.5% सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है। क्लियर है? तो 12.5% सिंपल इंटरेस्ट, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, यानी कि 8 यूनिट पर 1 यूनिट ब्याज मिलेगा 1 साल में। क्लियर है? एट द एंड ऑफ 5th ईयर टोटल अमाउंट इज 15,300। तो 5 साल के एंड में टोटल अमाउंट 15,300 हो जाता है। तो 4 साल तक की कहानी ये होगी। तो बाकी की कहानी फिर 1 साल ही चलिए। 1 साल में टोटल 8 यूनिट पर कितना ब्याज मिल जाएगा, 1 यूनिट, यानी कि अमाउंट क्या हो जाएगा, 8 से 9, 8 से 9। क्लियर है? तो इस तरीके से मैं सिंपल सा रेशियो बना सकता हूं, इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 8 से 9। क्वेश्चन में दिया हुआ कि 5वें साल के एंड में जो टोटल अमाउंट है वो 15,300, तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे भाई 15,300 रुपए, 15,300 रुपए। क्लियर है? सभी को बात समझ? तो 9 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में 15,300 है, तो 1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1,700 रुपए। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,700 रुपए। 17 निम्मा 153। अगर 1 की वैल्यू 1,700 तो मुझे बताओ 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 की वैल्यू हो जाएगी 1,700 इंटू 8, 13,600 रुपए। 8 की वैल्यू हो जाएगी 13,600 रुपए। इतनी बात समझ में आती है सभी को? बट ये जो 13,600 रुपए ये कैसे आया, ये आपका अमाउंट से 2550 रुपए निकालने के बाद है। यानी कि ये जो अमाउंट है 19 की वैल्यू कितनी रही होगी, ये जो है 13,600 कैसे है, 2550 रुपए 19 यूनिट से निकालने के बाद है। तो 19 ये कितना रहा होगा, 13,600 प्लस 2550, यानी कि 50, 6 5 11 का 1 2 1 3 3 6। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? 16150 रुपीज, 16150 रुपीज एड कर लिया तो 50, 5 6 11 का 1 2 1 3 3 6, 16150 रुपीज। क्लियर है? सभी को बात समझ में आई? तो बहुत ही ज्यादा सिंपल, बहुत ही आसान सी बात थी। 2550 रुपए निकालने के बाद 13,600 रुपए आया, तो ये टोटल कितना रहा होगा, 16150 रुपीज रहा होगा अमाउंट। तो 19 की वैल्यू 16150, तो कितना चला जाएगा, 19 8 152, 9 बच गया, 19 5 195, 19 5 95, तो 850। 1 की वैल्यू 850 है, तो इनिशियल प्रिंसिपल फिर कितना रहा होगा, इनिशियल प्रिंसिपल रहा होगा 15 इंटू 850 रुपए। तो 15 8 120, 12,000 प्लस 750, तो आंसर आ गया आपका 12,750 रुपए। तो 12,750 रुपए इस क्वेश्चन का जो है
ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी भी स्टूडेंट को यहां तक? तो ये बात आप सभी को समझ में आ रही होगी, बहुत सिंपल सा सवाल था ये। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे, सवाल नंबर है 35। एंड सवाल नंबर 35 बहुत बढ़िया सवाल है, गौर से समझना इस क्वेश्चन को। ए पर्सन डिपॉजिटेड सम मनी इन ए स्कीम, एक पर्सन ने किसी स्कीम में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। सवाल मैंने खुद बनाया है, ध्यान से समझना है, इस टाइप के सवाल अब पेपर में आते हैं। स्कीम गिव्स 6.25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। स्कीम जो है कितना इंटरेस्ट देती है? 6.25% सिंपल इंटरेस्ट देती है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/16 होती है, 1/16 होती है। आफ्टर 5 years ही इन्वेस्ट रुपीज 1650 मोर। अच्छा, मतलब उसने यदि 16 यूनिट इन्वेस्ट किया तो उसको 1 साल में 1 यूनिट ब्याज मिलेगा। उसने इन्वेस्ट कितने साल तक किया? 5 साल तक। तो 5 साल में ये जो 16 यूनिट है, 16 यूनिट से कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 16 + 5 21। भाई 1 साल में 1 यूनिट ब्याज है तो 5 साल में 5 यूनिट मिलेगा, तो 16 से कितना हो जाएगा? 21। अब 16 से 21 हो गया। क्लियर है, सभी को बात समझ में ना? उसके बाद उसने 1650 रुपए और इन्वेस्ट कर दिया। तो अब जो उसका अमाउंट है, वो बढ़कर 1650 रुपए और बढ़ गया, 1650 रुपए और बढ़ गया। आफ्टर दैट ही रिसीव 9/11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years। तो यहां पे एक वर्ड और आना चाहिए था क्वेश्चन में, ऑन अमाउंट, ऑन अमाउंट। क्लियर है, अमाउंट पर जो है, अब जितना अमाउंट हो चुका है उस पर उसको 9:1/11% का सिंपल इंटरेस्ट मिलता है अगले 3 सालों के लिए, अमाउंट पर। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को? तो 9:1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई? ये होती है फ्रैक्शन वैल्यू 1/11, यानी कि 11 यूनिट पर 1 साल में 1 यूनिट ब्याज मिलेगा। तो 3 साल में कितना मिल जाएगा? 3 यूनिट। यानी कि जो भी आपका अमाउंट हुआ होगा वो 11 से बढ़कर कितना हो जाएगा? वापस से ये 14 हो जाएगा, 11 से 14। क्लियर है, समझ में आया सभी को? बात समझ में आ रही यहां से? उसके बाद नाउ ही विदड्रॉ ₹800 फ्रॉम हिज अमाउंट। अब क्या किया उसने? अपने अमाउंट में से 800 रुपए विदड्रॉ कर लिए, 800 रुपए निकाल लिए। एंड ऑन रिमेनिंग अमाउंट स्कीम गिव्स 5% सिंपल इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 2 years। और रिमेनिंग अमाउंट पर ये जो स्कीम है ये 5% का सिंपल इंटरेस्ट देती है नेक्स्ट 2 सालों की। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 14 यूनिट से 800 रुपए निकाल लिया। तो रिमेनिंग अमाउंट पर स्कीम 2 सालों के लिए 5% सिंपल इंटरेस्ट देती है। तो 1 साल में 5%, तो 2 साल में कितना देगी? 10%। तो 10% सिंपल इंटरेस्ट देगी, यानी कि अमाउंट आपका 10 यूनिट से बढ़कर ये कितना हो जाएगा? 11। 10 से कितना हो जाएगा? 11। एट द एंड ऑफ 10th year he received टोटल अमाउंट ऑफ 17,600। तो 10 साल के अंत में टोटल अमाउंट 17,600 है। फंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आपसे पूछा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है? क्लियर? देखिए, किसी को भी कोई डाउट है, कहानी समझ में आ रही है? आपने किसी बैंक में 16 यूनिट इन्वेस्ट किया, 5 साल बाद वो 21 यूनिट हो गया। फिर आपने 1650 रुपए और इन्वेस्ट किया, तो जो नया अमाउंट आया उस नए अमाउंट पे आपको 3 साल तक कितना ब्याज मिला है? 9:1/11%, यानी कि 11 से 14। फिर आपने अमाउंट में से 800 रुपए निकाल दिए और रिमेनिंग अमाउंट पर स्कीम ने, बैंक ने कितना? 5% सिंपल इंटरेस्ट दिया 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए 5%, तो 10% हो जाएगा टोटल। तो 10 से कितना हो गया? 11। क्लियर है, सभी को बात समझ में आ रही है? और क्वेश्चन में दिया हुआ एट द एंड ऑफ 10th year, एट द एंड ऑफ 10th year। तो 10 साल में उस बाद जो टोटल अमाउंट है वो 17,600 है, यानी कि इस 11 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 17,600 रुपए। क्लियर है, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो ये आ गया तुम्हारा 1600 टाइम्स है। अगर 1600 गुना है तो 11 की वैल्यू अगर 17,600 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 की वैल्यू हो जाएगी 16,000 रुपए। 10 की वैल्यू होगी 16,000 रुपए। अब ये जो 16,000 रुपए कैसे आया है? 14 यूनिट से 800 रुपए घटाने के बाद आया 16,000 रुपए, यानी कि ये कितना रहा होगा? ये रहा होगा आपका 16,800 रुपए। कितना? 16,800 रुपए रहा होगा। 16,800 रुपए में से आपने 800 रुपए निकाले तो 16,000 रुपए के। अब 14 की वैल्यू 16,800 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200। अगर 1 की वैल्यू 1200 तो मुझे बताओ फिर 11 की वैल्यू कितनी रही होगी? 11 की वैल्यू रही होगी 13,200 रुपए।
11 की वैल्यू है 13,200, 11 इंटू 1200, 13,200 रुपए। बट ये जो 13,200 रुपया है ये 1650 रुपए जोड़ने के बाद है, 1650 रुपए ऐड करने के बाद है। यानी कि ये कितना रहा होगा, ये रहा होगा 13,200 माइनस 1650। क्लियर? देखिए 13,200 में 1600 घटाओगे तो ऐसे वर्बली भी घटा सकते हो, 0 10 में 5 के 5, 11 में 6 के 5, और ये तुम्हारा आ जाएगा 11,550। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? ठीक है, तो 13,200 में से अगर आप पहले 1600 घटाओगे तो कितना रह जाएगा आपका, ये रह जाएगा आपका 11600। क्लियर है ना? ये रह जाएगा आपका। क्लियर है? और उसमें से 50 रुपए और माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 11,550। सभी को समझ में है ना? सिंपल सी बात है भाई। 13,200 में से पहले आप 1600 रुपए घटा लो तो कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा आपका 11,600 रुपए। फिर 500 और घटा लो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 50 रुपए और घटा लो 11,550, तो 11,550 रुपए। तो 21 की वैल्यू 11,550 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 पंजे 105, 10 21 पंजे 105, 550। 1 की वैल्यू 550 है तो 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 इंटू 550 यानी कि 8,000 प्लस 800 यानी कि 8,800 रुपए, 8,800 रुपीज। तो 8,800 रुपीज यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी भी स्टूडेंट को? बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा सिंपल और उम्दा क्वेश्चन था। सभी को समझ में आएगा? जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते जाओ, एक ही लाइन में आपका सवाल खत्म हो जाएगा। 16 यूनिट इन्वेस्ट किया, 5 साल में 21 यूनिट हो गया, फिर 1650 रुपए और इन्वेस्ट कर दिया। बाकी जो आप जो टोटल अमाउंट है उस टोटल अमाउंट पे फिर से इंटरेस्ट मिला, फिर टोटल अमाउंट से 800 निकाल लिया, फिर टोटल अमाउंट पर आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है कितना, 2 साल के लिए 5%। तो इस तरीके से कहानी आपकी चलती जा रही है। बहुत ही सिंपल सा सवाल था।